और इस बार भाभी की प्रतिक्रिया पिछली बार से एकदम विपरीत थी। परिस्थितियों ने और समय ने उनको काफी परिपक्व बना दिया था। गर्भ को 7 महीने बीत गए और अचानक हृदय विदारक सूचना मिली कि भाई की घर लौटते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये अनहोनी सुनकर सभी लोग स्तंभित रह गए। कोई भाभी को मनहूस बता रहा था तो कोई अजन्मे बच्चे को कोस रहा था कि पैदा होने से पहले ही बाप को खा गया। ये किसी ने नहीं सोचा कि पति विहीन भाभी और बाप के बिना बच्चे की जिंदगी में कितना अंधेरा हो गया है। उसे किसी को सहानुभूति नहीं थी। समाज का ये रूप देखकर मैं कांप उठी और सोच में पड़ गई कि यदि भाई कम उम्र लिखवाकर लाए हैं या किसी की गलती से दुर्घटना में मारे गए हैं तो इसमें भाभी का क्या दोष। इस दोष से पुरुष जाति क्यों वंचित रहती है। एक एक करके उनके सारे सुहाग चिन्ह धो पोछ दिए गए। उनके सुंदर कोमल हाथ जो हर समय मीनाकारी वाली चूड़ियों से सजे रहते थे वे खाली कर दिए गए। उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनने को दी गई। भाभी के विवाह की कुछ साड़ियाँ की तो अभी तक तह भी नहीं खुल पाई थी। वे तो जैसे पत्थर से बेजान हो गई थी और जड़वत सभी क्रियाकलापों को निशब्द देखती रही। वे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक भाई ही तो थे जिनके कारण वे सब कुछ सहकर भी खुश रहती थी। उनके बिना वे कैसे जीवित रहेंगी। मेरा हृदय तो चित्कार करने लगा कि भाभी की ऐसी दशा क्यों की जा रही है। उनका क्या कसूर था। पत्नी की मृत्यु के बाद पति पर ना तो लांछन लगाए जाते हैं ना ही उनके स्वरूप में कोई बदलाव आता है। भाभी के मायके वाले भाई की 13वीं पर आए और उन्हें साथ ले गए कि वे यहाँ के वातावरण में भाई को याद करके तनाव में और दुखी रहेंगी, जिससे आने वाले बच्चे और भाभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सबने सहर्ष उनको भेज दिया, ये सोचकर कि जिम्मेदारी से मुक्ति मिली। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी का पत्र आया कि वे भाभी का प्रसव वहीं करवाना चाहते हैं। किसी ने कोई एतराज नहीं किया और फिर ये खबर आई कि भाभी को बेटा हुआ है। हमारे यहाँ से उनको बुलाने का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने बुलावे का इंतजार नहीं किया और बेटे के 2 महीने का होते ही अपने भाई के साथ वापस आ गई। कितना बदल गई थी भाभी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, सूना माथा, हाथ में सोने की एक एक चूड़ी। बस उन्होंने हमें बताया कि उनके माता पिता उनको आने नहीं दे रहे थे कि जब उसका पति ही नहीं रहा तो वहाँ जाकर क्या करेगी, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी और जिस घर में ब्याह कर आई हैं वहीं से उनकी अर्थी उठेगी। मैंने मन में सोचा, जाने किस मिट्टी की बनी है वे। परिस्थितियों ने उन्हें कितना दृढ़ निश्चयी और सहनशील बना दिया है। समय बीतते हुए मैंने पाया कि उनका पहले वाला आत्मसम्मान समाप्त हो चुका है। अंदर से जैसे तो वे टूट गई थी। जिस डाली का सहारा था जब वही नहीं रही तो वे किसके सहारे हिम्मत रखती। उनको परिस्थितियों से समझौता करने के अतिरिक्त कोई चारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया था। सारा दिन सबकी सेवा में लगी रहती थी। उनकी ननद का विवाह तय हो गया और तारीख भी निश्चित हो गई थी, लेकिन किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होते समय वे कमरे में बंद हो जाती थी। लोगों का कहना था कि वे विधवा हैं, इसलिए उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। ये औरतों के लिए विडंबना ही तो है कि बिना कसूर के हमारा समाज विधवा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखता है। उनके दूसरे विवाह के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी हर गतिविधि पर तीखी आलोचना होती थी। जबकि चाचा का दूसरा विवाह चाची के जाने के बाद 1 साल के अंदर ही कर दिया गया। लड़का लड़की दोनों माँ के कोख से पैदा होते हैं। फिर समाज की यह दोहरी मानसिकता देखकर मेरा मन आक्रोश से भर जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे पिताजी पुश्तैनी बिजनेस छोड़कर मुंबई में नौकरी करने का मन बना रहे थे। भाभी को जब पता चला तो वे फूट फूट कर रोई। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था उनसे इतनी दूर जाने का, लेकिन मेरे ना चाहने से क्या होना था और हम मुंबई चले गए। वहाँ मैंने 2 साल में MA पास किया और मेरा विवाह हो गया। उसके बाद भाभी से कभी संपर्क ही नहीं हुआ। ससुराल वालों का कहना था कि विवाह के बाद जब तक मायके के रिश्तेदारों का निमंत्रण नहीं आता तब तक वे नहीं जाती। मेरा अपनी चाची से ऐसी उम्मीद करना बेमानी था। ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उठो अर्चना, सांझ पड़े नहीं सोते, चाय तैयार है। भाभी की आवाज़ से मेरी नींद खुली और मैं उठकर बैठ गई। पुरानी बातें याद करते करते सोने के बाद सिर भारी हो रहा था। चाय पीने से थोड़ा आराम मिला। भाभी का बेटा विशाल भी ऑफिस से आ गया था। मेरी दृष्टि उस पर टिक गई। बिल्कुल भाई कर गया था, उसी की तरह मनमोहक व्यक्तित्व का स्वामी, उसी तरह बोलती आंखें और गोरा रंग। इतने वर्षों बाद मिली थी भाभी से, समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। समय कितना बीत गया था। उनका बेटा साल भर का भी नहीं था जब हम बिछुड़े थे।
आज इतना बड़ा हो गया है। पूछना चाह रही थी उनसे कि इतने अंतराल तक उनका वक्त कैसे बीता। बहुत कुछ तो उनके बाहरी आवरण ने बता दिया था कि वे उसी में जी रही हैं जिसमें मैं उनको छोड़कर आई थी। इससे पहले कि मैं बातों का सिलसिला शुरू कर भाभी का स्वर सुनाई दिया। दामाद जी क्यों नहीं आए? क्या नाम है बेटी का? क्या कर रही हैं आजकल? उसे क्यों नहीं लाई? इतने सारे प्रश्न उन्होंने एक साथ पूछ डाले। मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया। इनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। ऋषिका के इम्तिहान चल रहे हैं, इसलिए भी इनका आना नहीं हुआ। वैसे भी मेरी सहेली की बेटी की शादी थी, इनका आना जरूरी भी नहीं था। और भाभी आप कैसी हो? इतने साल मिले नहीं, लेकिन आपकी याद बराबर आती रही। आपकी बेटी के विवाह में भी चाची ने नहीं बुलाया। मेरा बहुत मन था आने का। कैसी है वह? मैंने सोचने में और समय बर्बाद न करते हुए पूछा। क्या करती मैं? अपनी बेटी की शादी में भी औरों पर आश्रित थी। मैं चाहती तो बहुत थी, कहकर वे शून्य में खो गई। चलो अब चाचा चाची तो रहे नहीं। विशाल के विवाह में आप नहीं बुलाएंगी तो भी आऊंगी। अब तो विवाह के लायक वह भी हो गया है। मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही हूँ। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर देते हुए लंबी सांस ली। एक बात पूछूं भाभी, आपको भाई की याद तो बहुत आती होगी। मैंने सकुचाते हुए उन्हें टटोला। हाँ अर्चना, लेकिन यादों के सहारे कब तक जी सकते हैं? जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ यादों के सहारे तो नहीं झेली जाती। अकेली औरत का जीवन कितना दुभर होता है। बिना किसी के सहारे के जीना भी तो बहुत कठिन है। वे तो चले गए, लेकिन मुझे तो सारी जिम्मेदारी अकेली संभालनी पड़ी। अंदर से रोती थी और बच्चों के सामने हंसती थी। फिर उनका मन दुखी ना हो, वे अपने को अनाथ न समझे। एक सांस में मैं बोली, जैसे उन्हें कोई अपना मिला, दिल हल्का करने के लिए। हाँ भाभी, आप सही हैं। जब भी ऑफिस टूर पर चले जाते हैं तो अपने को असहाय महसूस करती हूँ मैं भी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? कभी आपको किसी पुरुष साथी की आवश्यकता नहीं पड़ी? मेरी हिम्मत उनकी बातों से बढ़ गई थी। क्या बताऊं, जब मन बहुत उदास होता था तो लगता था किसी के कंधे पर सिर रखकर खूब रो, और वह कंधा पुरुष का हो तभी हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उसके बिना औरत बहुत अकेली है। उन्होंने बिना संकोच के कहा, आपने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा? मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। कुछ सोचते हुए मैं बोली, क्यों नहीं? औरत को मानसिक आर्थिक सहारे के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी जरूरत होती है। मेरी उम्र ही क्या थी उस समय, लेकिन मेरा ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण मैं आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित थी, तो कर भी क्या सकती थी। इसलिए मैंने सबके विरुद्ध होकर अपने गहने बेचकर बेटी को पढ़ाया, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर अपने निर्णय स्वयं ले सके। समय का कुछ भी भरोसा नहीं, कब करवट बदले। उनका बेबाक उत्तर सुनकर मैं अचंभित रह गई और मेरा मन करुणा से भर आया। सच में जिस उम्र में वे विधवा हुई थी, उस उम्र में तो आजकल कोई विवाह के बारे में सोचता भी नहीं है। उन्होंने इतना समय अपनी इच्छाओं का दमन करके कैसे काटा होगा, सोचकर ही मैं सिहर उठी थी। हाँ भाभी, आजकल तो पति की मृत्यु के बाद भी उनके बाहरी आवरण में और क्रियाकलापों में विशेष परिवर्तन नहीं आता, और पुनर्विवाह में भी कोई अड़चन नहीं डालती। पढ़ी लिखी होने के कारण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीती हैं। होना भी यही चाहिए। आखिर उनको किस गलती की सजा दी जाए? बस अब तो मैं थक गई हूँ। मुझे अकेली देखकर लोग वास्ता भरी नजरों से देखते हैं। कुछ अपने खास रिश्तेदारों के भी मैंने अस्थि चेहरे देख लिए तुम्हारे भाई के जाने के बाद। अब तो विशाल के विवाह के बाद मैं संसार से मुक्ति पाना चाहती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ना करने के लिए कहकर उनका दुख बढ़ाऊंगी या सांत्वना दूंगी। मैं शब्दहीन उनसे लिपट गई और वे अपना दुख आंसुओं के सहारे हल्का करती रही। ऐसा लग रहा था कि बरसों से रुके हुए आंसू मेरे कंधों का सहारा पाकर निर्बाध गति से बह रहे थे, और मैंने भी उनके आंसू बहने दिए। अगले दिन ही मुझे लौटना था। भाभी से जल्दी ही मिलने का तथा अधिक दिन उनके साथ रहने का वादा करके मैं भारी मन से ट्रेन में बैठ गई। वे विशाल के साथ मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे सुकून मिला कि चलो, मैंने उनसे मिलकर उनके मन का बोझ तो हल्का किया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।